खबर लखनऊ से, जहां एससीआर के विकास के लिए होगा ग्लोबल टेंडर और राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र की तर्ज पर बन रहा राज्य राजधानी परिक्षेत्र और एनसीआर की तर्ज पे एससीआर क्षेत्र में लोगों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। स्टेट कैपिटल रीजन बनाने के लिए अपलोड होगा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और लखनऊ समेत 8 जिलों को मिलाकर बनाया जा रहा है एससीआर। 38,000 वर्ग किलोमीटर में होगा एससीआर का क्षेत्रफल और मूलभूत ढांचे के साथ औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का लक्ष्य है। इसमें लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई के विकास पर चर्चा और उन्नाव, रायबरेली, कानपुर देहात के सुनियोजित विकास पर भी चर्चा की गई। और मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, एनसीआर की तर्ज पे एससीआर बनाने की तैयारी की जा रही है, क्या खासियत होगी इसकी? निश्चित तौर से राजेश, देखिए अब बात कर रहा हूँ जिस तरह से एनसीआर डेवलप किया गया था, जो कैपिटल रीजन डेवलप किया गया था, उसी तरह लखनऊ सहित 8 जिलों को मिलाकर करीब 38,000 वर्ग मीटर के जो दायरा होगा उसमें एक एससीआर की स्टेट कैपिटल रीजन को डेवलप किया जाएगा। इसमें मूलभूत सुविधा की तरह मेट्रो सिटीज के डेवलप किया जाएगा, जिसमें रैपिड मेट्रोज होंगी, औद्योगिक विकास के लिए नए जो कारखाने होंगे स्थापित करने की जगह दिया जाएगी। इन सब की तैयारी की जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक है, उसको तैयारी की जा रही है। इसके लिए ग्लोबल टेंडर की भी अब जो तैयारी है उसको किया जा रहा है। राजेश, इसको लेके हमने देखा था जिस तरीके से एनसीआर को डेवलप किया गया था, एनसीआर के डेवलपमेंट के बाद देखा गया था किस तरीके से वहां पे नई जो इबारत लिखी गई थी, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे क्या उसमें आपके इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे उद्योग हो, चाहे जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हो, सबने वहां पे अपना ठिकाना बनाया था। अब उसी तर्ज पे अब लखनऊ सहित लखनऊ, हरदोई, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली और आपका जो आसपास के जो 8 जिले हैं उनको मिला के अब स्टेट कैपिटल रीजन को तैयार किया जा रहा है। उसमें भी वही सब मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी जो एक मेट्रो सिटीज में जाती है, एक इन्वेस्टर्स को जो पसंद आती है, और जिस तरीके से नई औद्योगिक नीति के तहत उनको डेवलप भी किया जाएगा, जिसमें मेट्रोज होंगी, रैपिड मेट्रोज होंगी, तो निश्चित तौर से जो कनेक्टिविटी होगी वो भी फास्ट हो और एक दूसरे के कल्चरिटी में बने रहे। तो इनको लेके आप एक महत्वपूर्ण योजना है जिसको लेके अब मुख्यमंत्री की योगी सरकार उसको एक कदम और आगे बढ़ने जा रही है। इसको लेके अब ग्लोबल जो टेंडर है उसकी प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो एससीआर के विकास के लिए ग्लोबल टेंडर होगा और इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं और ताकि और ज्यादा बेहतर इन क्षेत्रों को किया जा सके। अगली खबर बागपत से है, जहां बागपत के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह का गंभीर आरोप है और सांसद के निशाने पर आए हैं बागपत के डीएम और एसपी। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और एसपी अर्पित विजयवर्गीय पर निशाना उन्होंने साधा और बागपत में सेना भर्ती न होने पर डीएम एसपी को जिम्मेदार ठहराया है। बड़े दुर्भाग्य की बात कि डीएम और एसपी व्यवस्था नहीं कर पाए, ये उन्होंने कहा। डीएम और एसपी ने शासन को लिखा पर्याप्त इंतजाम नहीं होने का पत्र और बड़ी मुश्किल से बागपत को मिला था सेना भर्ती सेंटर। दोनों अफसरों की लापरवाही से नहीं हो पाएगी सेना भर्ती और बागपत से बीजेपी के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह का यह आरोप। तो दोनों अफसरों की लापरवाही से नहीं हो पाएगी सेना भर्ती, ये कहा गया उनकी तरफ से। और बागपत से बीजेपी सांसद हैं सत्यपाल सिंह, जिन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए। तो सत्यपाल सिंह ने कहा कि जिलाधिकारी की लापरवाही की वजह से ये हुआ। डीएम और एसपी को जिम्मेदार ठहराया। सारी बात मालूम थी और जो कर रहा था इसने एसपी ने लिख दिया, जो प्रेजेंट एसपी की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट डीएम की बात मैं कर रहा हूँ। इन दोनों एसपी ने लिख दिया जी हमारे पास जो है इतना साधन नहीं है, इतने लोग आएंगे, 13 जिलों के लोग आएंगे, 13 जिलों के बच्चे आएंगे और हम लोग जो है इतना हमारे पास में फोर्स है और न हम इतना जो है साधन को कर सकते हैं। उसके बाद डीएम को मैंने बोला देखिए लोग साहब हम दोबारा लिखते हैं, लेकिन लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। आपको थोड़ा लिखना चाहिए हमको, बड़ी मुश्किल से हम लोग फौज की भर्ती लाए थे अपने बच्चों के लिए। अपने घर में भर्ती होती है तो उसका फर्क पड़ता है, बाहर चले जाते हैं तो उसका। अगली खबर लखनऊ से है, जहां यूपी के 22 पीसीएस और 26 पीपीएस अफसर डीपीसी से होंगे प्रमोट। 2004 से 2006 बैच के पीसीएस अफसर आईएएस बनेंगे और 2 नायब तहसीलदार की भर्ती से पीसीएस बनने जा रहे हैं आईएएस। तो 1993 से 94 बैच के पीपीएस अधिकारी डीपीसी के बाद बनेंगे आईपीएस।
उत्तर प्रदेश को 26 नए आईपीएस अधिकारी मिलेंगे। तो यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 21 अगस्त का दिन जो है वो खास रहेगा। तो 2 नायब तहसीलदार की भर्ती से पीसीएस बनकर बनने जा रहे हैं आईएएस। और 1994 बैच के पीपीएस अधिकारी आईएएस बनेंगे। उत्तर प्रदेश को मिलेंगे 26 नए आईपीएस अधिकारी। तो यूपी के 22 पीसीएस और 26 पीपीएस अफसर डीपीसी से होंगे प्रमोट। एसके वाजपेयी इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। एसके वाजपेयी, उत्तर प्रदेश को 26 नए आईपीएस अफसर मिलने जा रहे हैं। सरकार की तरफ से डीपीसी होने वाली है, जो कि की अध्यक्षता में कल होगी। और निश्चित तौर पर इसमें जो आईपीएस अफसर है, जो पीपीएस अफसर है, उसके अलावा जो पीसीएस अफसर है, उनकी डीपीसी होनी है। कल इसको लेकर बैठक होगी। 2004 से लेकर 2006 बैच तक के जो पीसीएस अफसर हैं, जिनकी संख्या 22 है, उसके अलावा 1993 और 1994 बैच के जो पीपीएस अफसर हैं, उनकी संख्या 26 है। उनकी डीपीसी को लेकर कल मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद इनका आदेश जारी कर दिया जाएगा। जो पीपीएस अफसर हैं वो प्रमोट होकर आईपीएस बनेंगे, वहीं पीसीएस अफसर प्रमोट होकर आईएएस बनेंगे। और ये नए अफसर उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहे हैं, जिसकी सभी जो प्रक्रियाएं हैं, जो कानूनी जो वरीयताएं हैं, वो पूरी की गई हैं। कल मुख्य सचिव के अध्यक्षता में डीपीसी बैठक के बाद देर शाम तक ये आदेश जारी हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस जानकारी के लिए। और हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने न्यूज़ वन इंडिया पर खबर चलने के बाद बाढ़ ग्रसित इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। गंगा से हुए कटान बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र है, उसका डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने निरीक्षण किया है और निरीक्षण कर अधिकारियों को क्या आवश्यक निर्देश दिए। हमारे साथ डीएम मंगला प्रसाद सिंह है। सर, क्या निरीक्षण किया गया है, अधिकारियों को किस तरीके से निर्देश दिए गए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था के क्या हालात हैं, और यहाँ पर खाने पीने को लेकर, क्योंकि जो क्षेत्र है बाढ़ से पूरा घिरा हुआ है, 2 दर्जन गांव करीब बाढ़ से प्रभावित है, क्या करें? देखिए, हम लोग यहाँ इस समय अरवल ग्राम पंचायत में हैं और यहाँ कुल 17 मजरे हैं, जिसमें 15 मजरे ऐसे हैं जो प्रभावित हैं। रामगंगा के किनारे हम लोग हैं। रामगंगा का पानी इस समय तेजी से बह रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रामगंगा का जलस्तर अब घट रहा है, लेकिन गंगा का जलस्तर अभी घट नहीं रहा। वो 21 तारीख के बाद, जैसा सिंचाई विभाग ने मुझे बताया है, 21 तारीख के बाद घटने की संभावना है। और उसी की वजह से, बैक वाटर की वजह से रामगंगा का जलस्तर अभी घटता हुआ दिख नहीं रहा, बट उसका स्थिर हो गया है। अभी हम लोगों ने जा करके, प्रधान जी भी साथ में थे और भी गाँव के स्थानीय लोग थे, हमारे कई विभागों के अधिकारी थे, उन सबके साथ में जाकर के हम लोगों ने विभिन्न मजरों में लोगों से बातचीत की, उनका दुख दर्द पूछा, उनका हालचाल लिया। और जो मजरों में रहने वाले लोग हैं, उनकी चिकित्सीय व्यवस्थाएं, उनके पशुओं की व्यवस्थाएं, प्लस उनके खाद्यान्न की व्यवस्थाओं के बारे में भी मैंने उनसे बातचीत किया। कुछ खाने के पैकेट्स भी बंटवाए गए हैं। हमारी व्यवस्था ये है, सुनिश्चित हम ये करा रहे हैं कि जिनके घर प्रभावित हैं, जिनके परिवार प्रभावित हैं, जिनके घर के चारों तरफ पानी लग गया है या उनके घरों में पानी आ गया है, उनको हम व्यवस्थित कर सकें। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि उन मुश्किलों में हम जा करके उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ में रह सकें, उनकी मुश्किलों को कम करने में सहयोगी बन सकें। 2 दर्जन के ऊपर गांव है और गांव में खास कर ये वहाँ पर पानी गिरा हुआ है, एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। और खास बात यह है कि यहाँ पे खाना, जो राशन सामग्री है, वहाँ पहुँचाकर बनवाई जाएगी यहाँ पर, या खाने की सामग्री भेजी जा रही है? नहीं, खाद्यान्न सामग्री जो सूखा होता है, जैसे आटा है, चावल है, दाल है, हल्दी है, मसाले हैं, तेल है, गुड़ है, लाई है, मोमबत्ती है, ये सब तो किट में दिया जाता है, जो कल मॉर्निंग से बंटना शुरू हो जाएगा। अभी आ रहा है, अभी रात में पहुंच जाएगा, सुबह से बंटना शुरू हो जाएगा। बट अभी जो रेडीमेड खाद्यान्न है, जो खाना खाने का पैकेट्स, जिसमें पूड़ी है, सब्जी है, अचार है, इस तरह की जो मतलब जिससे वो तुरंत पैकेट खोलें और खाना खा लें। क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको चूल्हा जलाने में भी दिक्कतें हैं, क्योंकि उनके घरों में पानी चला गया है। कुछ झोपड़ियाँ भी हैं, कुछ कच्चे मकान हैं, स्वाभाविक है उनके कच्चे चूल्हों में नहीं खाना बन सकता है। तो ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे मकानों के लिए हम लोगों ने खाने की भी व्यवस्था बनाई हुई है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। डीएम खुद नाव पर सवार होकर गांव में गए और एक लोगों से हालचाल जाना। हालांकि इतना जरूर है, बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से मदद कर रहा है। हरदोई से न्यूज़ वन इंडिया के लिए आशीष सिंह।
और बस्ती में तेज रफ्तार का कहर, जहां बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की जान गई। एक बाइक पर सवार होकर तीनों अयोध्या से लौट रहे थे और छावनी थाना क्षेत्र के फूलडीह गांव के पास यह हादसा हुआ, जहां इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया। तो एक ही बाइक पर सवार होकर तीनों अयोध्या से घर लौट रहे थे। तो छावनी थाना क्षेत्र के फूलडीह गांव के पास यह हादसा हुआ और इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताया। तो बस्ती में दिखा तेज रफ्तार का कहर और बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। एक ही बाइक पर ये तीनों सवार थे जो अयोध्या से घर लौट रहे थे। तो छावनी थाना क्षेत्र के फूलडीह गांव के पास ये सड़क हादसा हुआ। राघवेंद्र हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। राघवेंद्र, हादसे को लेकर क्या जानकारी? जी आपको बता दें, बस्ती जिले में एक बार से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे चंद्रकांत चौकी इंचार्ज के द्वारा तीनों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं यातायात बहाल कराई गई है। साथ ही तीनों अज्ञात वाहन की तलाश में जुटे हुए 300 की पहचान हो चुकी है। वहीं तीनों के परिजनों को भी सूचना दी गई है। तीनों मृतकों की पहचान विक्रमजोत गांव के लिए सुबेदार यादव उम्र 45 वर्ष है, वही दूसरे वीरेंद्र कुमार की उम्र 23 वर्ष है और तीसरे का कल्याणपुर के निवासी मनीराम निषाद उम्र 35 वर्ष। यह तीनों लोग रात को 1 बजे मोटरसाइकिल से वापस घर जा रहे थे, तभी अचानक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जिसके चलते इनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जानकारी के लिए। तो ये हादसा जिसमें 3 लोगों की मौत हुई, अयोध्या से घर लौट रहे थे। और गाजियाबाद में आवास विकास परिषद की टीम ने वसुंधरा में अवैध निर्माण पर जमकर कार्रवाई की है और आवास आयुक्त रणवीर प्रसाद के सख्त तेवर के चलते आवास विकास की टीम ने अवैध निर्माण को चिन्हित कर उस पर कार्रवाई की। सबसे पहले आवास विकास के अधिकारियों ने बिल्डरों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई और उसके बाद अवैध निर्माण को गिराया गया। आवास विकास में इन दिनों एक सर्वे भी कराया जा रहा है, जिसमें बीते 10 साल में हुए करीब, यानी पिछले 10 साल की अगर बात करें तो इसमें हुए करीब 5000 अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में लगातार अवैध निर्माण की शिकायतों को लेकर आवास आयुक्त रणवीर प्रसाद बेहद सख्त दिखाई दिए, जिसके बाद गाजियाबाद आवास विकास के अधिकारी फील्ड में उतरे और आप देख सकते हैं कि जो भी अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जा रहा है और न सिर्फ तोड़ा जा रहा है बल्कि जो हैवी मशीन है उनसे जो लेंटर डल चुका है उसको क्रैक किया जा रहा है। लगातार जो आवास विकास की जो टीम है वो इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और आज कई ऐसी जगह थी गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में जहां पर जो अधिकारी है मौके पर पहुंचे और ड्राइव की। कुछ अधिकारी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह की ड्राइव आप लोग कर रहे हैं? ये जो हम लोगों की योजना है वसुंधरा, इसमें जो अवैध निर्माण है तो इसकी आवास आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशों पर साप्ताहिक हम लोगों के द्वारा ये ड्राइव लगाई जाती है। तो उसी के पार्ट में आज ये सेक्टर 1 में वसुंधरा के ड्राइव लगी हुई है, जिसमें कि जो बिल्डरों या आवंटियों द्वारा अवैध निर्माण किए गए हैं उस पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो बिल्कुल देखिए, पिछले काफ़ी समय से जो शिकायत थी वो मिल रही थी अवैध निर्माणों को लेकर और फाइनली आज जो आवास विकास के अधिकारी हैं पूरे दलबल के साथ यहाँ पर पहुँचे और जो कॉलम है उनको काटा गया और जो छत है उसको डैमेज किया गया, जिससे कि जो बिल्डर है वो इसके आगे अवैध निर्माण ना कर सके। तो कुल मिलाकर एक्शन में दिख रही है आवास विकास के अधिकारियों की टीम। गाजियाबाद से यादराम भारती, न्यूज़ 1 इंडिया। और श्रावस्ती में पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और अवैध हथियार बनाने वाले 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री से तमंचे और कई उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस टीम को यहां पे जानकारी मिली थी, जिसके बाद यहां दबिश दी गई और भिनगा कोतवाली के आरक्षित जंगल के शेखुआ बाबा स्थान का यह मामला है। और यहां एक ब्रेक के लिए